जी अस्सलाम वालेकुम। हम सीए करते हैं आज शुरू। अच्छा जी, कल हम पढ़े थे, इसको रिवाइज कर लें। वेयर एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट एट सेम टाइम, द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शैल बी सम ऑफ द अमाउंट चार्जेबल प्लस एनी कैश पेड। इधर आए। वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप, जल्दी करो भाई जल्दी, अब तुम लेट आए हो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। Where the acquisition of a laptop is the kamana of an amount at the same time, the cost of laptop shall be sum of the amount exempt plus any cash paid। ये exempt इसलिए थी 6 लाख से कम थी, ये taxable इसलिए थी कि 6 लाख से ज्यादा थी। पढ़ें जी। Where acquisition of a laptop is kamana of an amount which is chargeable to tax, where acquisition of a laptop is the kamana of an amount which is chargeable to tax, the cost of laptop shall be sum of amount chargeable plus any cash paid। पेज नंबर 151 है ये। अच्छा, एंड पॉइंट 9 इज रेपिटेशन। वेयर द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप इज द कमाना ऑफ एन अमाउंट दैट इज, लैपटॉप भी खरीद रहे हैं, एग्जेम्प्ट इनकम भी कमा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप शैल बी सम ऑफ अमाउंट एग्जेम्प्ट प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर द एसेट। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, जब लॉ की स्पेसिफिक गाइडेंस आ जाए तो ऐसी सूरत के अंदर हम जनरल रूल को इग्नोर कर देते हैं। तो इन दोनों सूरतों में अगर आपको लैपटॉप की फेयर वैल्यू अवेलेबल करे तो उसे आपने पेपर में यूज नहीं करना एज अ कॉस्ट। आप दोनों खड़े रहे भाई एंड पे, इट्स एनफ फॉर सो मेनी डेज। आपसे मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, कितने दिन हो गए। अच्छा, तो कॉस्ट को आजो भाई, आजो आगे, इधर आजो। तुम क्यों बैग रख के चले गए थे? अच्छा, बैग लेके अभी आए हो, खड़े रहो। 3 बंदे इधर कैसे खड़े होंगे? आ जाओ तीनों, आओ आप आगे, आजो आजो जल्दी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपको कभी लैपटॉप की फेयर वैल्यू दे दे तो ऐसे सिनेरियो में आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि लैपटॉप को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या चार्जेबल अमाउंट प्लस कैश पेड पे, चार्जेबल अमाउंट प्लस कैश पेड पे। तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या चार्जेबल अमाउंट प्लस कैश पेड पे? इधर आए। फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या चार्जेबल नहीं, एग्जेम्प्ट अमाउंट प्लस कैश पेड पे? एग्जेम्प्ट अमाउंट प्लस कैश पेड पे। ओके, अब पेज नंबर 150, पेज 150। अच्छा जी, एक इशू है, उसको टैक्स वाले डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं आपने एक एसेट खरीदा 2009 में और 2011 में जाके आपने इस एसेट का एक टुकड़ा बेच दिया। यानी जैसे आपने जो है वो गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का इंजन बेच दिया। तो एसेट एक ही था लेकिन उसका एक टुकड़ा बेच दिया आपने। तो मिसाल के तौर पे ये एक एसेट है, एसेट एक ही है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एम और एच। आपने 2011 में एम बेच दिया। क्या बेच दिया? एम बेच दिया। आपने खरीदा था 40,000 में, आपने 40,000 में एसेट खरीदा था और आज आपने एम बेच दिया। अब आज खड़े होकर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि मैंने एम कितने का खरीदा था? आज खड़े होकर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि मैंने एम कितने का खरीदा था, क्योंकि मैंने एम खरीदा था या पूरा एसेट खरीदा था? उसका एक पार्ट क्या था? एम। वो एम कितने का खरीदा था? आज आपके जहन में खड़े होकर एक सवाल आएगा। तो अब 40 को ब्रेक करना पड़ेगा। 40 को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा इन 2 पार्ट्स। कितना एम खरीदा था और कितना। अब हमें पेपर में वो इस दिन की एम की और एच की अलग अलग फेयर वैल्यू देगा। एम की और एच की अलग अलग, क्योंकि जरूरी नहीं हमने फेयर वैल्यू पे चीज खरीदी हो, हम डिस्काउंट करके सस्ती चीजें भी खरीद सकते हैं। तो इस दिन की उसे फेयर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो पहले मसला बता दें फिर मसले का हल। मसला यह है कि हमने एक एसेट खरीदा था और कुछ दिनों बाद जाके, कुछ सालों बाद जाके उसका एक हिस्सा एसेट का बेच दिया। अब यहां खड़े होकर हम परेशान हो रहे हैं कि मैंने वो हिस्सा कितने का खरीदा था। मुझे तो क्या पता है सिर्फ पूरे एसेट की कॉस्ट। मुझे क्या पता है पूरे, मैंने लैपटॉप खरीदा, उसका चार्जर बेच दिया। अब मुझे पता ही नहीं मैंने चार्जर कितने का खरीदा, तो मैंने तो 60,000 का बस लैपटॉप खरीद लिया था।
तो ये मसला आया यहां पे, समझ आ गई बात। एक एसेट है, उसका क्या बेचना चाह रहे हैं, एक पार्ट। इसलिए सवाल वाला हमें एक डाटा गिवन करेगा, इस दिन की फेयर वैल्यू एम की बताएगा, और बोले 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 इस दिन के फेयर वैल्यू एच की बताएगा, और फिर हम 40 को दोनों में क्या कर लेंगे, अपोर्शन कर लेंगे। ट्राई करते हैं, फिर ये मैं नोट करने दूंगा। लेट्स ट्राई द ट्राई। एंड पे चलेंगे, एंड पे सीट के बिल्कुल। कितनी दफा बताया कि 2 सीटें छोड़ के बैठने, फिर आप इकट्ठे बैठे। चलें, कोई और बोल रहा था एंड पे, एंड पे, एंड पे बिल्कुल। अच्छा ठीक है, लेकिन एंड पे हो जाना, मैंने तो कितने दिन का मना किया हुआ पहले। आप 2 सीटें छोड़ के बैठा करें, 2 बेंच। अच्छा जी, मोहतरम सवाल ये है कि एन एसेट वाज परचेज्ड इन 2009 फॉर 40,000। एसेट कितने का खरीदा 2009 में? 40,000 का 2009 में खरीदा था। द एसेट कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स एम एंड एच। जी मुझे आप ये बता दें कि ये जो एसेट है इसकी कॉस्ट कितनी है? 40। इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स M and H. The fair market value of M at the time of purchase was 35, and the fair value of H at the time of purchase was 10. अब ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब ये क्या वजह है कि 45 वाली चीज हमें 40 में मिल गई होगी? कोई भी वजह बनी होगी, हमने डिस्काउंट ले लिया होगा, अच्छे तरीके से चीज बात की होगी, उससे मान गया होगा बंदा, तो हमें 45 वाली चीज कितने की मिल गई थी? 40 की। ये डेटा सारा का सारा 2009 का है, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अगर इसमें से एम और एच अलग अलग ना बेचते तो फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो हमारा एसेट 40 रुपए वाले 40 वाली चीज हमने बेच दी। अब हमने मसला क्यों ये खड़ा हुआ 40 को तोड़ने वाला? क्योंकि 40 वाला एसेट नहीं बेचा, 40 वाले एसेट का एक पार्ट बेच दिया। अब आप मुझे बताएं इसकी मैं अपोर्शनमेंट कैसे करूंगा? पहले तो मेरे ख्याल से इसका टोटल कर लेते हैं। कितना टोटल? 45। अब तोड़ें कैसे? 40 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 35, क्या आ गया? 1। चलें जी, नोट कर लें। एक दफा सवाल दोबारा पढ़ लें, सवाल दोबारा पढ़ें, फिर तसल्ली से नोट करें। मिलना क्लास के बाद, कोई इशू? अच्छा, और खैरियत से, बाल बच्चे सही? जी, इस रो में कौन लेट आया था? हाँ, ये क्या बात हुई? मैंने कभी कहा है कि मैं स्टेज से लेट हो जाऊंगा, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगे बैलेंसिंग निकालना है, बैलेंसिंग निकाल लें ये, लेकिन वैसे एच को अलग करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10, 8.89। जो डेटा सवाल में गिवन था उसे मैंने हाईलाइट कर दिया। दिस डेटा वाज गिवन इन क्वेश्चन। ये डेटा आपको पेपर में गिवन हुआ करेगा, जो गिवन है उसे मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी आपको फिर खुद मेहनत करके निकालना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी एसेट के 2 हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्सा बेच दें तो हमें कैसे इल्हाम होगा वो एक हिस्सा खरीदा कितने का था? तो 40 के तोड़ के फिर हमें क्या करने पड़ेंगे? 2 हिस्से करने पड़ेंगे। ओके, वेयर अ पार्ट ऑफ एन एसेट इज डिस्पोज्ड। पूरा एसेट बिका या एम बिका? एम बिका। where a part of an asset is disposed, the cost shall be apportioned. cost को क्या किया जाएगा? between the cost shall be apportioned between the part retained and the part disposed of in accordance with the fair value determined at the time asset is। fair value किस दिन की लेनी है? जिस वक्त एसेट क्या किया? परचेज किया। अब जरा देखिएगा क्या मेन कॉन्सेप्ट है।
इसको मैं हाईलाइट कर दूं, कॉस्ट को आपने तोड़ना है इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यूज। ये असल कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट को आपने तोड़ना है इन अकॉर्डेंस विद द फेयर वैल्यूज। लेकिन किस दिन की फेयर वैल्यूज? किस दिन की फेयर वैल्यूज? तोड़ना किसे है? कॉस्ट को। इसके दरमियान फेयर वैल्यूज की बेस पे, किस बेस पे? फेयर वैल्यू की बेस पे। किस दिन की फेयर वैल्यूज? एट द टाइम ऑफ परचेज। तो याद रख लें, द कॉस्ट शैल बी ए पोर्शन अमंग्स द फेयर वैल्यूज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यूज ऑन द डेट द एसेट इज परचेज्ड। अब इस सारी एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस क्या होगी? इस सारी एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस क्या होगी? इस सारी एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस ये होगी कि जब हम 2011 में खड़े होके टैक्स वालों की नजर में क्या निकाल रहे होंगे? गेन लॉस। तो हम कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे टैक्स वालों की WDV। कंसिडरेशन सवाल में हमें गिवन नहीं है कि हमने एम कितने का बेचा, लेकिन WDV में आपको निकाल दूं। मुझे बताएं, दोनों कितने के खरीदे थे? उसमें से एम कितने का खरीदा? 31.11। 11 नहीं बोलते पॉइंट के बाद। अच्छा, तो एम कितने का खरीदा? 31.11। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें 2009 की। इसको मैं एसेट को भी फर्नीचर एज्यूम कर लेता हूं, उधर जाके मैं लिख देता हूं फर्नीचर है, फर्ज करेंगे। तो बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। 4.67। जी आगे बोलें। 26.44। आप लोगों के साथ रह के लोगों के जज्बे मारी सकते हैं जिंदा। अच्छा जी, 26.44 इंटू 15%। जी शुक्रिया। आगे 47। चलें जी, नोट करें। ये डायग्राम भी आप बना लें, और ये जो हाइलाइटर है इसे नीचे नहीं देखना, ये तो कोई और नीचे चीज चल रही है। जी जी पूछें सवाल भाई, शुर्र मुर्र होती रहेगी, पूछें सवाल। बंद कर दें फिर माइक। इस सारे एक्सरसाइज की सिग्निफिकेंस क्या है कि 40 वाला बिका है या 31 वाला बिका है? 31 वाला बिका है। वो आया था कल के टेस्ट में, सेक्शन 34 तक होगा, सेक्शन 34 तक बिजनेस का चैप्टर। कल नहीं है टर्म टेस्ट, खुदा अगले हफ्ते टर्म टेस्ट। टर्म टेस्ट शेयर हो चुका है आपसे। तो इस लंबी थोड़ी एक्सरसाइज। अच्छा, ये 31 की WDV अलग से क्यों निकालनी पड़ी है? हम तो 40 की WDV निकाले चुके होंगे, उसका पार्ट डिस्पोज हुआ है ना। तो इस सारी एक्सरसाइज का फायदा ये होगा कि 31 वाले एसेट की WDV हम आज खड़े होकर निकाल लेंगे हम दोबारा, और एम जितने का बिका वो फिर सवाल में हमें दे देगा। ये मसला आया कब करेगा? पेपर में। हाथ होगी। ये मसला आया कब करेगा? जब एसेट खरीदा इकट्ठा और उसमें से एक का पार्ट बेच दिया, इसी को पार्टी कहते हैं। डायग्राम बना लिए? ओके। वो किधर है तेरा दोस्त? कल भी नहीं आया हुआ था। हाँ क्या? खड़े हो जाए, जिस इसका दोस्त आज या कल एब्सेंट था वो खड़े हो जाए जल्दी जल्दी जल्दी। अगर कल आपका दोस्त एब्सेंट था तो आप खड़े हो जाए। खड़े होकर मुझे बताएं ना, ये मेरा दोस्त, ये देखें। खड़े होना शुरू करें जल्दी जल्दी जल्दी। जी खड़े करें इनको। जी जी। और कौन? और तो अपना नुकसान किया ना। और कौन? आप खड़े हो जाओ। कौन कौन एब्सेंट था कल? ये एब्सेंट था, खड़े हो जाओ। आप इसके दोस्त हो तो ये खड़ा हो गया, लेकिन आप क्यों एब्सेंट थे? सवाल तो ये था, मैंने आपसे पूछना था आप क्यों एब्सेंट थे, ये वजह बताओ।
जी आप क्यों हद होगी, या सीए कर लें या कोई और पेपर दे दें। और कौन एब्सेंट था? ओके, स्वेटर जबरदस्त पहना। ओके, दादी अम्मा के हाथों के बुने हुए स्वेटर पहने हैं आप लोगों ने? पॉइंट नंबर 7 इज ओवर। जी अब आ जाएं आप पेज नंबर 151 पे। 151 पे यू कैन बाय अ लीज्ड एसेट। आप एक लीज्ड एसेट बाय कर सकते हैं। यू कैन बाय अ लीज्ड एसेट। बाय का मतलब है परचेज। आप लीज एसेट परचेज कर सकते हैं। लीज है 4 साल की और हर साल का किराया है 100 रुपया। तो लीज मैच्योर कितने साल बाद हो जानी है? 4 साल बाद। 4 साल की लीज है, 4 साल तक आपने किराया पे करना था। अब आप इस लीज वाले एसेट को खरीद भी सकते हैं। खरीदने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप लीज के एंड होने का वेट करें और खरीदें। एक ये है कि आप लीज के मिड में कहीं खरीद लें, तीसरे साल के एंड पे या दूसरे साल के एंड पे या पहले साल के एंड पे, वो आपकी मर्जी है। तो लीज एसेट को 2 टाइम पे खरीदा जा सकता है। एट एंड ऑफ लीज का वेट कर लें, तब पैसे देके खरीद लें। दूसरी ऑप्शन ड्यूरिंग द लीज खरीद लें पैसे देके। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। तो लीज एसेट कैन बी बॉट इवन एट द एंड ऑफ लीज, एट मैच्योरिटी ऑफ लीज और बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज। तो यू कैन बाय अ लीज्ड एसेट। ऑप्शन 1 बाय एट द एंड ऑफ लीज। सेकंड ऑप्शन बाय ड्यूरिंग लीज। लीज अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई, आपने बाय कर लिया। ऐसी सूरत में जब आपने बाय कर लिया है तो फिर ये तो आपका एसेट बन गया ना, अब तो ये किराया नहीं देंगे आप। तो ऐसी सूरत में कॉस्ट होगी जो आपने रेजिडुअल वैल्यू पे की है लेसर को। लेसर को आप रेजिडुअल वैल्यू पे करेंगे चौथे साल के एंड पे, वो आपकी कॉस्ट होगी। और ऐसी सूरत में कॉस्ट होगी बारगेन, कौन बोल रहा है? बारगेन परचेज प्राइस पेड टू लेसर। फिर आप लेसर को बारगेन परचेज प्राइस पे करेंगे। बारगेन होता है बहस करके कोई प्राइस एग्री करेंगे और वो फिर आप पे करेंगे। अगर लीज के एंड पे देंगे वो तो फिर जो रेजिडुअल वैल्यू बाजार में होगी वो दे देंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी बहस वगैरह भी हो जाती है। तो इसलिए शायद स्टैंडर्ड ने, वो लॉ बनाने वाले ने यहां ये लिख दिया। तो अगर आप इधर बाय करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉस्ट, और अगर इधर गए बारगेन परचेज प्राइस विल बी योर कॉस्ट। नोट कर लें, आज अपने फोरहेड पे नोट करें, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, ओके मीन्स स्पीड अप। अगर आप लोगों ने ओके कहना है फिर मैं स्पीड अप हो जाता। चलें जी आप लोगों ने के कहना होता है। ये एक पॉइंटी सी है 0.9 के नीचे, ये उसका है। आज एक अदर सोर्स प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन टाइप न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाना है, जो कल होमवर्क में दिया था। और बिजनेस का न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम कल एक करेंगे। एक हमने बिजनेस का न्यूमेरिकल सिकंदर खान वाला पहले किया है। 6-7 आपने सैलरी का न्यूमेरिकल कर लिए हैं चैप्टर 18 से, और इसके अलावा आपने 2-3 सैलरी का न्यूमेरिकल नॉर्मल क्लासेस चल रही थी। तो अब टर्म टेस्ट देखिएगा इंशाल्लाह। ओह ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सही 100 मार्क्स का नहीं होगा, कुछ 70 के करीब मार्क्स का होगा, लेकिन मैं तीर आजमाऊंगा, आपने शेर आजमाना है। अच्छा जी, पेज नंबर 151। कमेंट हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता बड़ों को। पेज 151, एसेट एक्वायर किया जा सकता है ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज या बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज। लीज के एंड पे भी एसेट बाय कर सकते हैं और लीज के मिड में भी एसेट बाय कर सकते हैं। You're facing this problem since long, I think. If an asset under lease is acquired by lessee,
अगर एसेट जो लीज के अंदर था, अंडर लीज में चल रहा था, इज नाउ एक्वायर्ड, इज नाउ, अब आपने खरीद लिया, पहले लीज पे चल रहा था, अब आपने खरीद लिया, इज नाउ एक्वायर्ड बाय लेसी ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, या दो ऑप्शंस हैं, या लीज मैच्योर होने पे खरीदें या लीज मैच्योर होने के बाद खरीदें, देन इट्स कॉस्ट विल बी, इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऑन के केस में रेजिडुअल वैल्यू और बिफोर के केस में बार्गेन परचेज ऑप्शन प्राइस। परचेज ऑप्शन होती है, खरीदने की ऑप्शन है आपके पास, तो येलो के केस में रेजिडुअल वैल्यू और ग्रीन के केस में बार्गेन परचेज प्राइस। काश मेरे पास भी दो हाइलाइटर होते तो आज मैं भी, ये अपने से बातें कर रहे हैं कुछ लोग। घर में अबू पूछें बेटा ऐनक किधर है, तो आप ये कहते हैं अबू उस कमरे में देखी थी मैंने, ये नहीं कहते मैं ला देता हूँ, अजीब लोग हैं। बेटा ग्लास का एमी मैंने तो वहीं रखा था, पता नहीं, देख लें जाके, देख लें जाके, देख लें जाके यार, मुझे नहीं खीर ही हो जाती है ऐसे, और शर्म ही नहीं आती है कहते हुए। चलें जी, सवाल पढ़ें और मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। सवाल पढ़ें, आसान सा है, इसका सोल्यूशन बताएं। किस्तें इसमें 22 हैं, 22 किस्तें हैं, 4 किस्तें नहीं है। कॉस्ट बतानी है आपने मुझे, कॉस्ट। थोड़ी थोड़ी देर बाद बताए जा रहे हैं, 5 लाख 5 लाख। ओके, एक एसेट है गाड़ी जो कि 10 लाख की है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने किस्तों पे ले ली। अगर आप इसे परचेज करना चाहें बहस करके, तो 7वीं किस्त, हमारे सवाल में तो 4 किस्तें थी ना, 4 किस्तें थी, लेकिन इसमें किस्तें ही बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो 7वीं किस्त के एंड पे आपको 10 लाख का मिल जाएगा, लेकिन 7वीं से 11वीं किस्त के दरमियान आपको इतने का मिलेगा, 11वीं से 17वीं किस्त के दरमियान इतने का मिलेगा, और 17वीं से 22वीं किस्त के दरमियान आपको इतने का मिलेगा। लेकिन अगर आप आफ्टर 22nd इंस्टॉलमेंट खरीदना चाहें, यानी जिसे मैं कह सकता हूं रेजिडुअल वैल्यू ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज, अगर आप एंड पे बिल्कुल खरीदना चाहें, फिर आपको बार्गेन नहीं करना पड़ेगा, फिर एक रेजिडुअल वैल्यू तय हो जाएगी, वो 70 है, ये आपको पे करके एसेट खरीद लेंगे। महाना लीज है, इसलिए शायद 22 महीने बनेंगे, 22 साल नहीं बनेंगे। तो हर महीने आपने 60,000 देने और देते रहने 22 महीने तक, तो 22 महीने तक हर महीने आपने 60,000 देने। 22वें महीने के एंड पे अगर आप खरीदना चाहेंगे तो 70,000 का मिलेगा, 22 महीनों के दरमियान कहीं खरीदना चाहेंगे तो इतने का मिलेगा। आपने सोचा 15वीं किस्त देके कि मैं इसको खरीद लेता हूं, और आपने खरीद भी लिया। इसका क्या मतलब है कि येलो वाला सिनेरियो लगेगा या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज खरीदा या ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज? अगर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ लीज खरीदा तो इट मींस कि आपने लीज खत्म होने से पहले खरीद लिया है। अब बार्गेन परचेज प्राइस देखें, या आप भाई प्लीज, अब मुझे मुनासिब नहीं लगता कहना, मुंह में उंगलियां ना डाला करें। अब इधर आ जाए वापस, अगले बंदे को बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बता दें कि क्या लेंगे, जल्दी बताएं। बार्गेन परचेज प्राइस, दैट इज कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस इज 5 लाख। चलें जी, दूसरा सवाल लिखें। इफ आई बाय आफ्टर 22nd इंस्टॉलमेंट, अगर 22वीं इंस्टॉलमेंट पर नहीं, आफ्टर 22वीं इंस्टॉलमेंट, तो फिर तो मैं मैच्योरिटी ऑफ लीज के वक्त ले रहा हूं ना, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू पे करूंगा। ओके, तो फिर रेजिडुअल वैल्यू पे करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू आपकी कॉस्ट होगी जी 70,000। संडे आ रहा है, आपके घर तक आ जाएगा संडे, जबरदस्त हो जाएगा, एंजॉय कीजिएगा, पढ़ पढ़ के लौट में जा दीजिएगा। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छा,
ये एग्जाम नोट जो है ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कल, जो पास पेपर, कल जो सवाल करना है पास पेपर का न्यूमेरिकल, उसमें ये पढ़ लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी पेपर में उसने दी होती हैं, उन्हें इग्नोर करना होता है। तो अभी जो चीज़ें कंसिडर करनी है वो याद कर लें, रेजिडुअल वैल्यू और बार्गेन परचेज प्राइस। ओके, आ जाए जी पेज नंबर 153 पे। 153। अब हमारी कॉस्ट की डिस्कशन खत्म हुई और हमारी अगली डिस्कशन है कंसिडरेशन रिसीव्ड की। कंसिडरेशन रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? खरीदने के पैसे या बेचकर पैसे आए? बेचकर पैसे, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो जरूरी नहीं आप टेंजेबल इनटेंजेबल ही बेचें। अगर आप ज्वेलरी वगैरह बेचेंगे तो भी यही सेक्शन लगेगा, अगर आप सिक्योरिटीज बेचेंगे तो भी यही सेक्शन लगेगा, अगर आप इमोबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो भी यही सेक्शन लगेगा। तो ये पूरे लॉ के लिए सेक्शन है, ना कि इस चैप्टर के लिए। और ये मशहूर जमाना चीज इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी पढ़ी थी कि किराया आया आपको 10 रुपए, लेकिन मार्केट किराया 12 रुपए, तो इनकम में दोनों में से हायर ऐड करेंगे। वही बात यहां भी लिखी हुई है। अगर आपने ज्वेलरी बेची 10 रुपए की, मार्केट में बिक सकती थी 11 की, तो इनकम में क्या ऐड करेंगे? हायर ऑफ। तो द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन एसेट शैल बी हायर ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड और इट्स फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो इसी बेस पे टेस्ट नंबर 2 भी शायद आया था, उसमें 2 कॉलम बने हुए थे, कंसिडरेशन रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से क्या उठानी थी? हायर उठानी थी। टेस्ट 2 था या 3 था? द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल शैल बी हायर ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन कई दफा आप बदले में कोई चीज और भी दे रहे होते हैं, अपनी पैसे नहीं दे रहे होते, तो पैसे आपको मिल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड। कई दफा आपको चीज बेच के पैसे मिल जाते हैं, कई दफा आपको चीज बेच के चीज मिल जाती है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कोई सवाल करते हुए। नेक्स्ट, अगर आपका एसेट चोरी हो जाए या टूट जाए, ये टूट जाए, जैसे आपका दिल टूटता है क्लास लेट होने पे, जैसे क्लास मिस हो जाने पे तो आप पूरे ही टूट जाते हैं। तो वेयर एन एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जहां आपका एसेट चोरी हो जाए या आप टूट जाए एसेट, तो कंसिडरेशन रिसीव कैसे होगी? कोई ना कोई आपको कंपनसेट करेगा, जिसने तोड़ा वो कंपनसेट करेगा, या कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको डैमेजेस वगैरह इंडेमनिटी देगी, रिसीव बाय बिजनेसमैन। अब ये ऊपर वाली चीजों को छोड़े, नीचे असल में बात लिखी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लें, जिसे इंडेमनिटी भी कहते हैं, या कोई और माहिदा हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, या आपने सड़क पे खड़े खड़े ही मुकमुका कर लिया, तूने मेरी गाड़ी तोड़ी, तूने मेरी गाड़ी तोड़ी, अगले ने इसी प्रेशर में आपको लाख रुपए पकड़ा दिया, सेटलमेंट, मुकमुका। और जुडिशियल डिसीजन, या उसे घसीटते हुए कोर्ट ले जाएं, जुडिशियल डिसीजन। तो जो भी आया, सड़कों पे घसीटें नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तो जो भी फैसला आया उसकी बुनियाद के ऊपर आपको जो पैसे मिले टूटे हुए एसेट के, वो आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड है। लेकिन ऐसी सूरत में फेयर वैल्यू आपने इग्नोर करनी है। ऐसी सूरत में हायर ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसी सूरत में आपने फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, क्योंकि जब लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड के केस में लॉ मेकर ने अलग रूल बना दिया तो फिर वो जनरल रूल नहीं लगेगा। अब इसमें होगा ये कि पहले ही आपकी गाड़ी टूट गई है और अब आप फेयर वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो इसका कंसिडरेशन, तो वो तो अजीब सी बात होगी। तो ऐसी सूरत में एक चीज और हो सकता है जो इन तीनों फिगर्स में जमा कर दी जाए एज अ पॉइंट डी, वो पेपर में दी हो सकती है। एनी स्क्रैप वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर सेल, एनी स्क्रैप वैल्यू रिसीव्ड ऑन सेल। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा टूट जाए तो आपका दिल भी टूट जाए? हाँ, तो आपका दिल भी टूट जाएगा तो फिर आप उस गाड़ी को बेच ही देंगे। तो थोड़े से पैसे तो उस बंदे से ले लेंगे जिसने तोड़ी, और थोड़े से पैसे आप टूटी गाड़ी बेच के ले लेंगे। ये शायद फिगर गिवन हो सकती है पेपर में, स्क्रैप वैल्यू रिसीव्ड, इसको फिर ऐड कर दीजिएगा सम करके दोनों। जिसने गाड़ी तोड़ी उससे आपने 15 लाख लिया और स्क्रैप बेच के आपने 2 लाख लिया, तो 17 लाख आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, प्रिंसिपल साहब ये एसी घर लेके चले गए, बिजनेस को क्या कंसिडरेशन आई? 0। क्या कंसिडरेशन आई? 0। प्रिंसिपल साहब ये एसी घर लेके चले गए, बिजनेस को क्या कंसिडरेशन आई? 0। लेकिन यहां जनरल रूल लगेगा 0 और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अब हायर का चक्कर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन रिसीव तो 0 होगी। प्रिंसिपल साहब ऐसे ही घर लेके चले गए, कंसिडरेशन रिसीव तो 0 होगी, इसलिए लॉ मेकर हायर शेयर के चक्कर में नहीं पड़ा, उसने एक ही सिंपल सी बात बता दी, इफ अ बिजनेस एसेट इट पुट टू, अगर आप बिजनेस एसेट को कहां लेके चले गए, इज इट डिस्पोजल और एक्विजिशन? पहले तो ये सोच लें, डिस्पोजल, बिजनेस एसेट इज पुट टू
तो बिजनेस के एतबार से डिस्पोजल है। और एन एसेट इज डिस्कार्डेड, या आपने बेचा नहीं फेंक दिया, और सीजेस टू बी यूज्ड, या इस्तेमाल करना बंद कर दिया, it will be assumed that the consideration received is equal to fair value on the date event took place, जिस दिन ये इवेंट हुआ। क्लियर? चलिए जी, इट्स एनफ फॉर टुडे एट लीस्ट। 0.4 इंशाल्लाह हमारा रह गया, ये हम कल करेंगे। 0.5 का न्यूमेरिकल है एक, वो करना है, और फिर दूसरा वो न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल अब हमने करने हैं आज। एक अगले सफ़े वाला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और एक वो जो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिया हुआ था वो कर लेते हैं। अगले सफ़ा निकाल लें जी, एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। नहीं रोए मत, इंशाल्लाह 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा बिजनेस का चैप्टर, फिर अगले को इंशाल्लाह साथ साथ याद करेंगे। परेशान ना हो, अगला इंशाल्लाह साथ साथ इंशाल्लाह, परेशान ना हो, ऐसे ही परेशान होते हैं। अच्छा जी, ये जो सेक्शन है इसके अंदर हमारी एक डिस्कशन है जो थोड़ी सी डिफरेंट है पिछले वाली से। जी, इस सिनेरियो और पिछले सिनेरियो में फर्क बता दें। पिछला सिनेरियो ये था कि आपके पास पेन था और आप पेन की कैप बेच आए थे, यानी कि उसका एक हिस्सा बेच आए थे। पिछला सिनेरियो ये था। ये सिनेरियो कुछ और है, आपके पास बैग है और कैलकुलेटर है, दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। इन दोनों को आप इकट्ठा बेच आए, तो उसमें एक चीज थी, उसका पार्ट बेचा जा रहा था। इसमें दो चीजें हैं और दोनों चीजें इकट्ठी बेची जा रही हैं। तो आपने शौक में कंप्यूटर खरीदा फर्नीचर की दुकान से, सॉरी कंप्यूटर खरीदा हफीज सेंटर जाके, लैपटॉप से उस मार्केट से, और फर्नीचर की दुकान से जाके आपने टेबल खरीदी। और उस जमाने में कंप्यूटर चलता था, आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस जमाने में आपने सोचा कि मैं लैपटॉप लेता हूं, तो आपने कंप्यूटर और टेबल को बेचने का सोचा। लेकिन आप अपने घर से बाहर निकल के खड़े हो गए, कंप्यूटर और उसकी टेबल, कंप्यूटर और उसकी टेबल, कंप्यूटर और उसकी टेबल। कोई बंदा गुजरा, इन दोनों के मैं 200 लगाऊंगा। आप पूछना भूल गए कि अलग अलग कितने की, बस उन दोनों के 200 देके चला गया वो। अब कॉस्ट दोनों की अलग अलग पता नहीं चल रही, नहीं कॉस्ट तो दोनों की अलग अलग पता है, वो तो कहीं और से कंप्यूटर खरीदा हुआ, कहीं और से टेबल खरीदी हुई है। कॉस्ट का मसला नहीं है, अब किसका मसला है? कंसिडरेशन का। दोनों की कंसिडरेशन इकट्ठी मिली है, क्योंकि आप दो चीजें इकट्ठी बेची हैं या एक का हिस्सा बेचा है? दोनों चीजें इकट्ठी बेची हैं, तो इट इज कंसिडरेशन का प्रॉब्लम। अब कंसिडरेशन के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2 हिस्से करने पड़ेंगे। किस बेस पे? अगेन फेयर वैल्यूज के बेस पे, बट नॉट ऑन द डेट ऑफ परचेज। टुडे इट इज एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको हाईलाइट करवाऊंगा कि हमने किसको आज करने हैं, तोड़ने हैं। कंसिडरेशन 200 रुपए वाली को शैल बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। चलें पहले सवाल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। जी सबक श्योर नहीं हो रहा था पुप्पो का बेटा इस सोल प्रोप्राइटर, अकेले कारोबार उसने शुरू कर दिया। खानदान वालों ने कहा कि हम तो हमेशा से नौकरी करते रहे हैं, शौर ने हिम्मत करके कारोबार शुरू कर दिया। फुल स्टॉप। 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, 31 जनवरी 2018, शौर सोल्ड अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10। नहीं ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो। अब बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10, क्या क्या बेच दिया? बिल्डिंग भी बेच दी, और दोनों कितने की? अब दोनों इकट्ठी खरीदी या इकट्ठी बेची? क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? सोल्ड। दोनों चीजें इकट्ठी बेच दी, कितने की? 10 की। टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। हमारा टैक्स ईयर है 2008-18। ऊपर एक लाइन मैंने छोड़ दी है इसी वजह से। और दूसरी हेडिंग बोलें टैक्स गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, क्योंकि बिल्डिंग भी बेची है और
लैंड भी बेची। ओके, यू हैव डन द correct, now be it enter. It's natural, you can do it in class, no problem at all. Consideration or consideration जी, 10 की ये बेची और 10 की ये बेची। जूते खाने हैं दुनिया में। अच्छा अच्छा, बड़ों को ऐसे नहीं कहना, तो वो क्या हो गया है, ठीक है, बड़ों का ऐसा, वो क्या हो गया है। अच्छा, तो कंसिडरेशन बोलेंगे कितनी है, 10। क्या ये 10 ईच लिखा हुआ है या दोनों 10 की बेच दी, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसलिए इन दोनों को अंदर बुला लें, नहीं फाइंड क्या करें, अंदर बुला लें, इन दोनों को क्या करें, और 10 के तोते तोते कर दें, सुल्तान राय की तरह 10 के टोटे टोटे कर दें। ओके गाइस, so let's watch what's behind this black pata. At the time of बेचना, साथ वाले के कान में कहें, गाय not at the time of purchase, गाय not at the time of purchase, at the time of बेचना, बेचने के दिन, at the time of बेचना। The fair value of land and building is 3 and दोनों की फेयर वैल्यू कितनी है, 1 लाख बेचते तो 3 की बिकती, 1 लाख बेचते तो, लेकिन हमने अपनी चीज की इतने फजाइल बयान किए कि वो 10 मिलियन की खरीदने को तैयार हो गया। अब मैं 10 के कैसे तोते तोते करूं, बोले 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 बोले। दोनों की फेयर वैल्यू 8, ऊपर डालें बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय दोनों की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बिल्डिंग की फेयर वैल्यू। अगला काम क्या करें, दोनों की फेयर वैल्यू और लैंड की फेयर वैल्यू। 6 सर या 25 जूते मारो, जूते मारो। 6 सर या 2 5 6 सर या 25 3.75 नोट करें, एक पेज पे बना लो ऊपर नीचे करके। हो गया क्या, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, अभी तो शुरू है। तस्वीर खींचनी है, एसी, चलो वो अलग प्रोग्राम है, रुक जाओ यार, एसी का कुछ कर ले। उतारने घर लेके जाना है, डिस्पोजल टेम्परेचर बढ़ा दें, 26 कर दें, चलेगा 26 18। अब पठान कह रहे 18 कर दो, तू कह रहे 26 कर दो, किसकी मानो, स्वैप कर लो, जगह स्वैप कर लो। तुम तीर आजमाओ, वो भी जिगर आजमाता है। हाइब्रिड वाले सारे लोग साथ वाले के सर पे जरा हाथ फेरें, और नहीं लड़ना नहीं, ढींगा मुश्ती नहीं चाहिए। और पुत्र कल का टेस्ट देके जाना है, पुत्र कल का टेस्ट देके जाना है। कल क्यों छुट्टी है, इसको 24 पे करवा दो यार, इसको 24 पे करवा दो। सीए होने में मसला हो रहा है इसको, इस वजह से ऊपर करा दें। इसका क्या करना है, थले, इसको थले करवा दें, नहीं पर थले। ओके, इसका कितना करवाना है, इसका 25 करवा दो, 25 करवा दो। वेल डन। अब हम फोकस कर लें जिसके लिए घर वालों ने भेजा हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये चीजें जो है वो इनकी WDVs क्या हैं या कॉस्ट क्या है, ताकि इनका गेन लॉस निकाल सकें। आप लोग से नोट नहीं कर रहे थे, आप एसीओ को देख रहे थे, नोट कर लें 1 मिनट। जी मोहतरम, टैक्स वालों की क्या माइनस करें, किस दिन की, या उधर क्यों देख रहे हैं? Why you people are watching towards question? If a DOG is walking, you will watch towards DOG. Why? Why you are watching towards DOG? वो अपना काम कर रहा है। Why you are watching towards question? If you people know that there is no depreciation in the year of disposal, तो मैं लिख के थक गया हूं कि 318 के साल में जो चीज बिकती है वो डेप्रिशिएट हुई होती है 317 तक, and you are watching towards question. Why you are not watching towards here? Because you have some watching problems. नहीं, ताली वाली क्या बात है?
सवाल ये है कि आप सुन रहे थे या नहीं। ओके, मैं ये कह रहा था कि 318 ऊपर लिख दिया ना तो नीचे 317 आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़े। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 2006। पिछले साल खरीदी थी, इसलिए अभी तक सिर्फ एक साल डेप्रिशिएट हुई होगी। हमारा साल 2018 है ना, तो पिछला 2017 है, तो इस दिन खरीदी थी, सिर्फ एक साल अभी डेप्रिशिएट हुई होगी बिल्डिंग। ऐसे ही है ना, यकम जुलाई 6 का मतलब तो ये बनता है। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 6 एट अ कॉस्ट ऑफ 2। लैंड की तो कॉस्ट ही इधर माइनस कर देना, लैंड की तो कॉस्ट ही माइनस कर दें, क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होती। सबर, अब क्या रहेगी? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 6 मिलियन की। और इसकी डब्ल्यूडीवी पिछले साल के एंड पे कितनी थी? शुक्र है डब्ल्यूडीवी हमें दी भी है, अब हमें डेप्रिसिएशन के रेट की जरूरत नहीं है। जब डब्ल्यूडीवी खुद निकाल के दे तो डेप्रिसिएशन के रेट की जरूरत नहीं है। ये काम आपने नहीं करना जो अभी मैं करने लगा हूं, तो फिर करने क्यों लगे हैं? अच्छा, ये काम आपने नहीं करना जो अभी मैं करने लगा हूं। बिल्डिंग खरीदी थी आपने 6 की, उधर उधर क्यों देख रहे हैं? 6 इधर दिया हुआ है, ये अलाइनमेंट है आपकी जो है ना सही करानी पड़ेंगी सबकी। कितने की खरीदी है? 6 की। अच्छा, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। तो बिल्डिंग के लिए 10 लगाएं, 6 मान जो बीवी हमने कैलकुलेट की वही बीवी इसने दी हुई है। इट मींस कि ही नो हाउ टू कैलकुलेट बीवी, but you are not supposed to calculate the BV in paper if the BV is given, because in this question BV is given, so you're not supposed to check that BV is correct or wrong. इसलिए आप लोगों ने चेक नहीं करने बैठ जाना पेपर में कि बुक वैल्यू सही दी हुई है। जब वो बुक वैल्यू दे दे तो उसी की दी हुई बुक वैल्यू को मान लेना है। तो ये चेक करने की जरूरत हमें नहीं थी, ये चेक करने की जरूरत हमें नहीं थी। अच्छा, अब 5.4 इज डब्ल्यूडीबी। पिछले साल के एंड वाली हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे साल डेप्रिशिएट नहीं होना। बेचने के साल में नो डिप्स इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। बुक वैल्यू बता दें, 0.85। और ये तो इसको लग रहा है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये इस लोहे का जो है इसको मारना मकसूद है। आप समझ रहे बच्चे को मार रहे हैं, ये तो सबसे मनपसंद बच्चा, अच्छा बच्चा है। अब मुझे बताओ क्या करना है? हाँ भाई पहुंच गए हैं, बाकी पहुंची हुई सरकारें भी इधर ही हैं। ये वो 4 एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, वो इस सवाल में भी थी, मुझे बताना था पहले। इस सवाल में भी होती हैं ये कौन सा सवाल है? क्या मतलब? जी मोहतरम, व्हाट इज कंसिडरेशन रिसीव्ड बिल्ड नानी 10 कहां है यार? खुदा का खौफ, इतनी मेहनत करके 6.25 निकाल लिया। कंसिडरेशन 6.25 और लैंड की 3 अगर पेपर में कभी बिल्डिंग बेचें और उसकी कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा आ जाए तो डब्ल्यूडीवी के फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दें। ये नोट कर लें, हाइलाइटर 7 रो से ना ले ही लें। देखिए किसी एक के पास होगा हाइलाइटर, ये 3 चीजें हाईलाइट कर लें। लगना था ना ये रूल, और कुछ हुआ नहीं हुआ, आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगा। ओके, चलो अच्छा हुआ आज मेरी भी रिवीजन हो गई। आप अपने आप से बातें करें। और एक भाई ऐसे बैठे हुए, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जावे। अच्छा जी, सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो वी आर मेकिंग यू परफेक्ट हियर, सो प्लीज वॉच हियर। आप बताएं जी, फॉर्मूला एक्सटेंड करना है। फॉर्मूला एक्सटेंड कैसे होगा? कॉस्ट माइनस cumulated depreciation. What is cost? 6. Wait, I will do that. Accumulated. What is cost? 6. What is WDV? 5.4. 6 minus 5.4. अभी ये सिकंदर वाले सवाल में परसों ये कैलकुलेशन किया हमने जी।
इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड द extend the formula of WDV and consideration shall be treated as, this rule is for building 6.25 5.65 इसी के बराबर आया करेगा ना। क्या कह रहे हो भाई? अगर बिल्डिंग के केस में कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो WDV के फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है और कंसिडरेशन को काट के, सॉरी कॉस्ट को काट के वहां क्या लिख देनी है। इसके तकरीबन 3 से 4 सवाल इसके होमवर्क में दिए थे और एक क्लास में कराया था, एक सिकंदर खान वाले में किया है। 4-5 दफा अगर आप लोगों ने घर में किया हुआ तो इसमें आपको मसला नहीं आना चाहिए था। ओके, अब एक बहस है जो कल इंशाल्लाह कर लेंगे टाइम निकाल के अगर मिला, वो क्योंकि मैं वो सवाल कराना चाह रहा हूँ जो आपको होमवर्क में दिया था। तो वो बहस ये है कि ये फैक्ट्री बिजनेस की है तो बिल्डिंग का बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, लेकिन ये जो लैंड है ना कभी भी बिजनेस में ना डालिएगा। चाहे लैंड आपकी बिजनेस में भी यूज हो रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंड का बेचना वही जो हमने कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है वहां डालना है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। इस बात पे अगर किसी का सवाल है तो होल्ड कर ले, इसको तसल्ली से कैपिटल गेन का चैप्टर खुलवा के फिर तसल्ली से डिस्कस करेंगे किसी टाइम। तो बिल्डिंग का बेचना कहां डाल दें? बिजनेस में, क्योंकि ये फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए बिजनेस के लिए यूज हो रही है। सवाल में लिखा हुआ है बिजनेस का लफ्ज कहीं, मेरे ख्याल से लिखा हुआ है सवाल में बिजनेस का लफ्ज कहीं, ये बिजनेस कर रहा है। सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर बिजनेस ही करता है ना, तो इसलिए बिजनेस के लिए जो फैक्ट्री यूज हो रही है वो बिल्डिंग बिजनेस में ही जाएगी। लेकिन जो सेक्शन 22 है ना असल में वो उसका नाम ही डेप्रिशिएबल एसेट है, तो इसलिए सेक्शन 22 जो है, भाई इधर देखना, सेक्शन पिछली बार को कह रहा हूं, सेक्शन 22 जो है वो नहीं लगता आपका किसके ऊपर बोले, लैंड के ऊपर, क्योंकि उसका नाम ही डेप्रिशिएबल है। तो लैंड का बेचना याद रखिएगा हमेशा उसी तरह पुराना जाएगा, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। आ जाए पेज 153 पे। वेयर 2 or more assets are disposed of in a single transaction। समझ आई? वेयर 2 और कंप्यूटर उसकी टेबल बेच दी इकट्ठी, ये लैंड, और वेयर 2 or more assets are disposed of in a single transaction। तो असल वो बात है जो मैंने येलो में हाईलाइट की है। कंसिडरेशन शैल बी ए पोर्शन टू देयर फेयर वैल्यू। 10 को पोर्शन कर दें उसकी फेयर वैल्यूज की बुनियाद पे, लेकिन कब की फेयर वैल्यूज? एट द टाइम ऑफ सेल। हाँ नहीं, ये एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के वक्त। मिटा दो भाई, ये निकालें जी पेज नंबर 392। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब इसको मैं सिर्फ आपको समझने का टाइम दूंगा, नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि नोट आपने घर से किया हुआ है, उसमें आपने गलतियां कुछ सही करनी हुई कर लीजिएगा, लेकिन इसको मैं नोट करने का टाइम नहीं दूंगा ताकि तसल्ली से समझ सकें हम। बैठ जाओ, पेज नंबर 392। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। ऑन 1 जुलाई 22 साल के पहले दिन अमजद ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज की है सखर में अलॉन्ग विद इंस्टॉल्ड मशीन। इसका मतलब है मशीन सेकंड हैंड है, पहले से इंस्टॉल होकर यूज हो रही थी, इसने इंस्टॉल नहीं की, तो ये मशीन सेकंड हैंड होगी। ये इसने जो फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी है मशीन के साथ, इसमें बिल्डिंग 4 मिलियन की खरीदी है और मशीन इसने 6 मिलियन की खरीदी है। 4 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन बनता है। तो मैंने द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने 10 मिलियन के एसेट लेने के लिए 2 मिलियन का लोन ले लिया अपने दोस्त शमशाद से 1 जुलाई 22 को, साल के पहले दिन, थ्रू अ क्रॉस चेक। अगर ये लोन कैश में मिलता तो अदर सोर्स में जाता, लेकिन अब लोन अदर सोर्स में नहीं जाएगा क्योंकि किस में मिला है, तो इसलिए वो जो लोन अदर सोर्स में जाता जुता था वो उस तरह नहीं सोचना इस सवाल में। बस लोन इसको मिल गया 2 से 2 मिलियन का। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। अब सवाल ये है कि अगर ये इस फैक्ट्री के अंदर शुरू कर देगा चीजें बनाना तो फिर ये बिजनेस होगा इसका,
और अगर इस फैक्ट्री के अंदर किराए पे दे देगा तो फिर ये बिजनेस नहीं होगा इसका, ये उसकी होगी इनकम फ्रॉम। अब देखना ये कि इस इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है या अदर सोर्स। ऑन 1 जनवरी 23 साल के मिड में, साल खत्म होने से 6 महीने पहले, ही लेट आउट द बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी टू बासित। तो स्काई ब्लू में मैं हाईलाइट कर रहा हूं हेड ऑफ इनकम। ये जी हेड ऑफ इनकम है इसका, इनकम फ्रॉम। इस लाइन को पढ़ के पेपर में पता चलेगा ये इनकम मेरी गिरेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इस 5 लाख को कमाने के लिए, 5 लाख तो पाया है ना, इस 5 लाख को कमाने के लिए, इस येलो को कमाने के लिए आपको ग्रीन में बहुत से खर्चे करने पड़ेंगे। एक तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। दूसरा आपको बिल्डिंग और मशीन की डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, ये 2 खर्चे आपको करने पड़ेंगे। और तीसरा आपको ये जो सक्खर वाली प्रॉपर्टी है इसके सारे के सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। तो स्काई ब्लू से मैंने आपको शो कर दिया है कि ये किस हेड की इनकम है। येलो में मैंने शो कर दिया है पाया क्या है, और ग्रीन में मैंने शो कर दिया है खोया 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 खोया। काफी सारे खोए हैं, मुल्तान का अलग है, लाहौर का अलग है, सारे खोए हमने अलग अलग कर दिए। इस डेटे की बुनियाद पर नाउ वी विल सॉल्व या कैलकुलेट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की खुली इजाजत है, कोई मसला ही नहीं। अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की खुली इजाजत है, क्योंकि अगर आपने बिल्डिंग प्लांट मशीन के साथ किराए पे दिया तो बिल्डिंग की रिपेयर भी आपको करानी पड़ेगी, मशीन की आपको रिपेयर भी करानी पड़ेगी। तो अब हम अदर सोर्स के चैप्टर में चलते हैं। अदर सोर्स के चैप्टर में सेक्शन 40 की रोशनी में, सेक्शन 40 का 1 ये कहता है कि इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब बोलना नहीं इस क्लास में, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। तो अदर सोर्स के चैप्टर में हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है, हर किस्म का। रिपेयर अलाउंस नहीं, पूरी पूरी रिपेयर बेशक माइनस करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दें, तो मैंने आपको लिखवाया था पेज 239 पे कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना है, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो मैंने लिखवाया था इट इज ओनली इनकम इन दिस चैप्टर वेयर यू कैन रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। ये वाहिद इनकम है जहां डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, लेकिन डेप्रिसिएशन के रेट इस चैप्टर के अपने नहीं है। वो पेज 1 के ऊपर आके इसने सेक्शन 40 के अंदर पॉइंट 3 में लिखा था अ पर्सन रिसीविंग इनकम फ्रॉम बिल्डिंग टुगेदर विद, इसको डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 के मुताबिक अलाउ होगी और इनिशियल लॉस सेक्शन 23 के मुताबिक अलाउ होगा। तो वो जो 22 और 23 हमने पढ़ा हुआ बिजनेस के चैप्टर में, तो वो वाले रेट हम यूज करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस बुनियाद पर ये मुझे सारे के सारे खर्चे एज इट इज माइनस करने की इजाजत है इन द लाइट ऑफ सेक्शन 40 का 1 एनी एक्सपेंडिचर। ये कराची वाला कुछ और है, वो मैं अलग बताऊंगा। तो इसको सर्कल लगा के सेक्शन 40 के 1 की रोशनी में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। रिपेयर यहां पूरी माइनस होगी, रिपेयर अलाउंस का कोई तस्वुर नहीं है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की हेडिंग देते हैं और इस इनकम को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है, ये सेक्शन 40 के 3 की रोशनी में माइनस करने की इजाजत है डेप्रिसिएशन भी, और इंटरेस्ट सेक्शन 40 के 1 के मुताबिक सारे खर्चे अलाउड हैं अदर सोर्स के चैप्टर में। तो इधर ले आओ ना ना ना, नोट करने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, बस आप लोग एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा, जो मर्जी करना है, सिर्फ समझने में फोकस करें। वर्किंग 1 इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपको जो ग्रॉस रेंट आएगा वो 5 लाख ज़रब 6 महीने, वो आएगा 3 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड में। इसमें से आपको खर्चे माइनस करने की खुली इजाजत है। उसमें पहले मैं इजी मार्क्स ले लूं पेपर में। 270 बिल्डिंग की रिपेयर कराई है, मशीन की भी रिपेयर कराई, और ग्राउंड आपका नहीं होगा, उसका रेंट आपने पे किया होगा, और बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई। इनमें से अगर कोई सेक्शन 21 वाला खर्चा होता फाइन टाइप, वो शायद हम इधर माइनस ना करते, लेकिन बाकी सारे खर्चे दोस्तों के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत है। जी बोले 270 अलग अलग माइनस करेंगे, 50 150। आगे तफसील तो आप खुद ही लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। फैक्ट्री
ग्राउंड का रेंट पे कर रहे हैं ना, ग्राउंड का रेंट पे कर रहे हैं, शायद वो फैक्ट्री के ऊपर वाली बिल्डिंग परचेज की है, कुछ किस्म की कहानी होगी। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा ये है कि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर और मशीनरी के ऊपर। तो टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पहले किस पे, बिल्डिंग पे, फिर मशीन पे। मशीन पे आपने इनिशियल अलाउंस नहीं निकालना क्योंकि ये प्लांट या मशीन सेकेंड हैंड है। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15%। अच्छा जी एक मिनट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, 4 मिलियन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीन, 6 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 4 मिलियन एंड द कॉस्ट ऑफ मशीन इज 6 मिलियन। अब आपने कुछ ऐसा नहीं सोचना कि ऊपर इनकम मैंने 6 महीने की डाली है तो नीचे मैं डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की माइनस करूं। द रीजन इसके सेक्शन 22 कहता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेज। हत्ता कि अगर आप किराए पे रकम जून को भी दे देते तो 1 महीने के किराए में से भी फुल ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 22 ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि टाइम बेस पे पोर्शन करे। इंटेंजिबल्स कहता था अमोर्टाइजेशन को टाइम बेस पे पोर्शन करे, बट अनलकीली सेक्शन 22 ने ये इजाजत नहीं दी। इसलिए कुछ 6/12 टाइप को सोचने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग की क्लास में नहीं हम बैठे हुए, हम सेक्शन 22 को फॉलो कर रहे हैं जी। 900। हाँ लेकिन जो इंटरेस्ट है उसको आपने, मैंने प्रॉपर्टी के चैप्टर में काफी सवाल करवाया था, उसमें हमने इंटरेस्ट को सिर्फ उतने महीने खर्चे के तौर पर रिकॉर्ड किया था जितने महीने के ऊपर इनकम पड़ी हुई है। तो जहां लॉ हमें खुद इलॉजिकल चला रहे वहां हम इलॉजिकली चलेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन में हम चले। लेकिन जहां पे लॉ ने ऐसी कुछ नहीं बात की हुई तो फिर आप नॉर्मल तरीके से चलें। इंटरेस्ट टैक्स वाले पूरे साल का माइनस नहीं करने देंगे, आप दोस्त को पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे क्योंकि यकम जुलाई 22 को आपने लोन लिया, लेकिन टैक्स वाले सिर्फ उतना इंटरेस्ट माइनस करने देंगे जितना आपने अरसा इनकम कमाई। इनकम कितना अरसा कमाई, लोन की अमाउंट बताएं, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। मुझे चाहिए जनवरी से जून का, यहां लॉजिकल बेस पे चलेंगे, यहां डिफरेंट की तरह नहीं करेंगे। 6/180। ये एडजस्टमेंट 90% सही कितने लोगों ने घर में कर ली थी? तो डेट इज इनकम फ्रॉम बोले अदर सोर्स। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है हार्ड टू क्रंच कि डेप्रिसिएशन को मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना और इंटरेस्ट को मंथ बेस पे पोर्शन करना है क्योंकि सेक्शन 22 में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। ओके वर्किंग नंबर 2 देखते हैं अगले कौन सी इनकम। ऑन यकम जुलाई 22 साल के पहले दिन, ऑन यकम जुलाई 22 रिवाइज कर लें जिन्होंने लेट ज्वाइन किया पिछले चैप्टर से, वरना मसला होगा इनको। ऑन यकम जुलाई 22 साल के पहले दिन अमजद ने एंटर हुए एक एग्रीमेंट में जीशान के साथ। सॉरी, ऑन यकम जुलाई 22 अमजद लेट आउट हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डीएचए। स्काई ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूं हेड ऑफ इनकम। जी हेड बताएं, प्रॉपर्टी का किराए पे देना किस हेड में जाएगा? इनकम प्रॉपर्टी में। उसका एक घर है जो उसने किराए पे दे दिया मिर्जा को, एट अ मंथली रेंटल ऑफ 3 लाख। 24 महीने का रेंट किराए पे देने के 1 महीने बाद मिल गया हमारे साल ही। 24 महीने का रेंट हमने किराए पे दिया साल के शुरू में, महीने बाद हमने उसको कहा यार जल्दी जल्दी कराया, तो उसने कहा यार महीना छोड़ो, 1 महीने बाद वो 24 महीने का किराया इकट्ठा ले आया। ये सैलरी के चैप्टर में ना रिसीव्ड बेस पे होता है, सैलरी के चैप्टर में रिसीव्ड बेस पे होता है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक्रूअल अकाउंटिंग चलेगी, सवाल साइलेंट होगा एक्रूअल अकाउंटिंग। कितने महीने का किराया आया? 24। लेकिन हमने घर किराए पे कब दिया और हमारा साल कब एंड हुआ, इसलिए सिर्फ 12 महीने का किराया इनकम में डालें, 24 महीने को इग्नोर करें। क्या सैलरी के चैप्टर में रिसीव्ड बेस पे टैक्सेशन होगी, अनलेस के सवाल 2-3 साल का डेटा दे दे और एक्रूवल पे करके चेक कर लें। सैलरी के चैप्टर में, प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक्रूवल अकाउंटिंग, प्रॉपर्टी के चैप्टर में एक्रूवल अकाउंटिंग 3 लाख ज़रब 12 3600। आज होमवर्क कोई नहीं है, इसी सवाल को दोबारा जाके करना है। 3600 ग्रॉस रेंट डन। और वो 2 सवाल करने हैं, वो जो एसेट को तोड़ा था 31.11 वाला और ये जो लैंड और बिल्डिंग वाला। इन दोनों सवालों को 2-2 दफा करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ये छोटी सी चीज होती है, क्लास में 1 दफा करते हैं, रिवाइज नहीं हो जाती, पेपर में आती है, परेशान हो जाती है। तो इन चीजों को 2-2 दफा करना है जो सुबह क्लास में की है। अब इसके खर्चे देखते हैं जी। इसका जो पाया है उसे येलो से हाईलाइट कर लेते हैं।
और इसका जो खोया है वो ये है। अब इसके ऊपर सेक्शन 40 नहीं लगेगा, इस पे लगेगा सेक्शन 15A, जो कि चैप्टर में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का चैप्टर कहते हैं कि रिपेयर पूरी माइनस नहीं करनी, रिपेयर अलाउंस माइनस करना है, और प्रॉपर्टी के चैप्टर में ग्राउंड रेंट भी माइनस करना है और इंश्योरेंस भी माइनस करनी है, वो कोई मसला नहीं। तो अभी अगर आपने घर में सवाल पढ़ा था तो एक और भी इनकम आनी है, इसलिए मैं अभी रिपेयर अलाउंस नहीं निकाल रहा, मैं अभी रिपेयर अलाउंस नहीं निकाल रहा। बाकी बता दें ग्राउंड रेंट और वो कितने, 20। नेक्स्ट जाग दें, नेक्स्ट। ओके, हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के अमजद ने जीशान को कहा कि जीशान वो जो कोयटा वाला प्लॉट है ना, मैं तुम्हें 50 मिलियन का बेचता हूं। जीशान ने कहा ठीक है। द प्लॉट हैड बीन परचेज फॉर 40 मिलियन इन 2014। काफी साल पहले हमने ये प्लॉट खरीदा हुआ था 40 का, तो 40 मिलियन वाला प्लॉट अगर 50 मिलियन का बेचें तो मैंने सोचा है मुझे 10 मिलियन का गेन आएगा। लेकिन हुआ क्या, अंडर द टर्म्स ऑफ सेल एग्रीमेंट ही रिसीव्ड 5 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। 5 मिलियन मुझे एग्रीमेंट साइन करते हुए मिल गया, यानी मुझे मिलना था 50 में से 5 मिल गया, 45 थोड़े दिनों बाद दे देगा। एंड द बकाया वॉज टू बी रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर, बकाया बाद में मिलना है। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जीशान ने कहा कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं मरने वाला हूं, इसलिए आई फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट, बकाया 45 मिलियन मैं नहीं दे सकता ऑन द ड्यू डेट। एंड कॉन्सिक्वेंटली, सवाल घर से पढ़ के आया करेंगे तो ये चीजें समझ आएंगी, वरना नहीं समझ आनी। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजा तन, अमजद ने कब्जा कर लिया उस पैसे पे। तो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, हेड ऑफ इनकम। फॉरफिटेड पैसे जो प्रॉपर्टी के केस में आए, डेट गोज टू जी बैठे हुए क्लास में पहुंचे होते हैं, पता नहीं कहां। तो डेट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो फॉरफिटेड डिपॉजिट कितना जी, 5000। अब वो ये वाला 5 मिलियन है जिससे मैंने 5000 लिखा है, वरना ये तो 50,000 था। अब आपने बेचा नहीं 50 का, अब आपने 50 में बेचा नहीं, इसलिए इस 50 को काट दें। 50 अब सवाल में कहीं नहीं जाएगा। कितने का खरीदा था, 40 का। कितने का बेचना था, 50 का। कितना एडवांस आया, 5 को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जाए। अब सवाल है कि रिपेयर अलाउंस इस पे निकालना है या नहीं निकालना, तो वो चीज ऑब्वियसली शायद पुरानी होगी या भूली ना हो। तो ये डायग्राम हमने बनाई थी प्रॉपर्टी के चैप्टर में। अगर आप ओपन लैंड को किराए पे दें, प्लॉट लिखा हुआ है, प्लॉट ओपन लैंड होती है, प्लॉट ओपन लैंड होती है, अनलेस कि बता दे बिल्डिंग है या फ्लैट है। प्लॉट के ऊपर अगर किराया आ रहा हो या प्लॉट का फॉरफिटेड, उस पर रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट, इसलिए इस 5000 रुपये रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन ये जो रेजिडेंशियल घर किराए पे दिया हुआ है, इस पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट होगा। आपको ये सब कुछ पता था कि पता है, या आज पता चल रहा है कि पता था? आज पता चल रहा है कि पता था जी। रिपेयर अलाउंस लगाएं किस पे? कितने लोगों से ये सवाल आधा सही हो गया था घर में? यार आधा अगर अभी से सही हो रहा है तो आईके में जाके तो नोट मचा देनी है, क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो पूरे सही हो रहे होते हैं तकरीबन 80-90%, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हो ही नहीं रहे होते, हम उधर से बैलेंस हो जाता है। अच्छा चलें जी, कुछ सवाल क्लास के बाद पूछना, पता नहीं क्या बोला था आपने। रिपेयर अलाउंस बोले 720 डन। 80 7850 clear. So this was about income from property and income from other sources. अब हमारे दिल में वही बात आ रही है कि we are supposed to sell, हमने बेचना है प्लॉट। हमने फिर नया मुर्गा, हद होगी, नया बंदा ढूंढा और फाइनली सेल ही कर दिया हमने घर 65। अब ये हो जाएगा कंसिडरेशन और ये हो जाएगा कॉस्ट। तो अब 65 में बेच दी 40 वाली चीज। तो अब मैं हेड ऑफ इनकम को हाईलाइट कर दूं स्काई ब्लू से, सोल्ड प्लॉट। ये कमाल चीज होती है, बस हेड ऑफ इनकम पकड़ना।
सोल्ड प्लॉट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, देख लें इधर कुछ नहीं होता, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वर्किंग नंबर, अच्छा ठीक है, कुर्सी खुद बुला रही है, कुर्सी कैसे लड़ाई है। वर्किंग नंबर 3, बोलें जी। वैसे बैठ के तो मजे हैं, आप लोगों के तो मजे में सीए कर रहे हैं, बैठ के लिख रहे हैं, बताना यार खुशकिस्मत लोग हैं आप, बैठे बैठे सीए हो रहे हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कॉन्सिडरेशन माइनस 65 या 65,000, 65,000 क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड में हम सवाल सॉल्व करेंगे, माइनस 40,000, बोले तो 20। तो प्लॉट का बेचना विल गो टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्लॉट का बेचना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, अब हमने इन तीनों को जमा करना है, 1000 जमा 7,800 जमा 25,000। सवाल में टैक्स नहीं मांगा हुआ कि मैं बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड देखूं और ये सारे चक्रों में पढ़ूं। भाई चेहरा देखते जाएं, चेहरा देखते जाएं दूल्हे का। चलें जी, 1000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, 7,850 कर लो बंद, जो भी आप लोगों ने करना है, मैं भी कर लूँ। नहीं क्यों, कौन किधर गया है, कौन सा वाला है? जी मैं ये कह रहा था कि 1,000 7,850 जमा 25,000, लेकिन इस 25,000 को इसलिए माइनस कर दें क्योंकि ये कौन सी इनकम है, सेपरेट ब्लॉक इनकम है। अब आप इधर करो कैमरा, कैमरा इधर लाओ। अब आप लोग हजरात प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का चैप्टर जरा रिवाइज कराइएगा कल, इस सवाल को सामने रखिए। कैपिटल गेन पूरा नहीं रिवाइज करना, सिर्फ वो जो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली लाइनें हैं जरा वो पढ़ के आइएगा। तो अब आप इधर इसकी तस्वीर खींच लें, फिर उसके बाद जो है वो मैं इजाजत देता हूँ उठने की। हाइब्रिड में कुछ बच्चों ने अभी तक कैमरा नहीं निकाला, जल्दी 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 मोबाइल निकाल, मोबाइल दे दो, तू भी काट मोबाइल। इंटरेस्ट वाली नहीं समझ आई, कल कर लेंगे दोबारा, उसमें क्या हमें कौन सी जल्दी है। चलें जी, ले जी आप साथ वाले को।